नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र बाय मोनिका में। आज हम फर्स्ट ग्रेड को 50 दिन में कैसे कंप्लीट करें। 50 से 51 दिन की मैं एक रणनीति बताने वाली हूँ कि आप आराम से अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं और उसके बाद जो बचे हुए दिन हैं उसमें आप सिलेबस को रिवाइज कीजिए। तो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट पेपर है उसको कैसे कवर करना है। तो देखिए, फर्स्ट पेपर को हम मोटे मोटे 5 भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहला भाग है हमारा इंडिया की हिस्ट्री का और राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर का। तो इंडिया की जो हिस्ट्री है उसमें कुछ स्वतंत्रता सेनानी जोड़े गए हैं। 1857 की क्रांति है, तो उसको आप लगभग आप ये दिन मान के चलिए कि आप उसको 7 डेज़ में कंप्लीट कर लेंगे। जो इंडिया की 2 दिन, तो 2 या 3 दिन आपको इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको पढ़ने में लग जाएगा। उसमें भी आप पोर्शन ये कर सकते हैं कि बड़े बड़े पोर्शन है, जैसे कि गांधी युग है या गांधी जी के बारे में है और नेहरू युग है, तो जो बड़ा पोर्शन है ना उसको छोड़ सकते हैं। तो सबसे बड़ा गांधी युग ही है, क्योंकि गांधी जी के जितने भी चीज़ें उन्होंने की है और उनसे जो डिटेल्स में है पूछते भी, क्वेश्चन डिटेल्स में है और क्वेश्चन लगभग एक आना है आएगा। तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं होगा। बाकी नेहरू जी को पढ़ लीजिए। बाकी अदर अपने स्वतंत्रता सेनानी जोड़े गए हैं, वी डी सावरकर हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और भी बहुत सारे नाम हैं। उन नाम को बाकायदा अच्छे से कंप्लीट कर ले तो 2 या 3 दिन में, मेरे हिसाब से 2 दिन में ही हो जाएगा। ये कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। 1857 की क्रांति को अच्छे से याद कर लें कि कहाँ कहाँ क्रांति हुई, कब कब क्रांति हुई, क्रम क्या था, सब चीज़ अच्छे से उसको देख ले पीवाईक्यू के माध्यम से, है ना, कि भाई क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, वो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से 2 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए ये। उसके बाद बचा राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर। तो राजस्थान की हिस्ट्री वही 10th की किताब से पढ़नी है, कहीं ज़्यादा नहीं भटकना है। जो 10th की हमारे राजस्थान की बुक है उसी से आप कर लीजिए। हिस्ट्री का जो का राजवंश का पार्ट है उसमें जो स्पेसिफाई राजा किए गए हैं वो स्पेसिफाई राजा को पढ़िए और अदर चीज़ें ना पढ़े, है ना। और इसके अलावा आपको कल्चर कल्चर भी 10वीं की जो बुक दे रखी है उसी से आप कवर कर ले। कल्चर कल्चर हो जाएगा। 1857 की क्रांति दे रखी है, वो 9th की किताब, आरबीएससी की 9th की किताब है, हमारा राजस्थान के नाम से, या फिर हाँ स्वतंत्रता ऐसे कुछ है कि शौर्य एंड परंपरा, राजस्थान की शौर्य एंड परंपरा ऐसे। तो वो किताब से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अगर आप मान के चलो ना, तो दोनों सेगमेंट को कवर करने के लिए 7 से 8 दिन काफ़ी है ना। 8 दिन में आराम से हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। ये 2 बुक दे रखी है उसी को ही आपको पढ़ना है, ताकि रिवाइज करने में भी आसान रहे और आराम से आप, अभी केमिस्ट का पेपर हुआ वो देख सकते हैं, डिप्टी कमांडेंट का पेपर हुआ है और अदर भी एग्जाम हुए हैं जिसके अंदर 9th 10th की किताब से आर्ट एंड कल्चर के खूब क्वेश्चन पूछे गए। हिस्ट्री के क्वेश्चन भी उसी बुक से लगभग पूछे गए हैं। तो जब इतने बड़े पोर्शन में 15 क्वेश्चन आएंगे आपके हिस्ट्री के टोटल मिला के, तो 15 क्वेश्चन में से आपको 8-10 क्वेश्चन का मैटर मिल जाए तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है, ठीक है जी। उसके बाद बात कर लेते हैं हम हमारे साइंस और मैथ के लिए, कि साइंस और मैथ के लिए क्या पढ़े और कितने दिन पढ़ सकते हैं। देखिए, मैथ को तो आपको वैसे तो रोज़ रोज़ पढ़ना है, लेकिन मान लीजिए रोज़ रोज़ ना पढ़ा जाए आपसे, तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई ठीक है, एक बार फिक्स कर लीजिए कि आपको पढ़ना है उसको, और 12-13 दिन मान लीजिए, 12 दिन मान लो, 10 दिन मान लो, आपको 10 दिन का टारगेट लेके चलना है तो फिर 12 दिन तो हो जाते हैं, एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाता है। तो 10 दिन में आपको मैथ कवर करनी है। मैथ कहाँ से कवर करनी है, मेंसुरेशन का जो पार्ट है, जो हमारा जैसे घन घनाभ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, तो वो उनको जो भी आपको 9th या 10th की किताब में से, जो आरबीएससी की 9th 10th की मैथ की बुक है वहाँ से मिल जाएगा, या अदर कोई भी आप यूट्यूब के माध्यम से भी कर सकते हैं। आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब से कोई भी हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासें उपलब्ध है, बहुत सारे लोगों ने करवाई हुई है। ऐसे ही रीजनिंग के, जो रीजनिंग का पोर्शन काफ़ी कम है, ईजी पोर्शन है, तो वो आप कवर कीजिए। रीजनिंग नहीं छोड़नी किसी भी हाल में। एक बार पीवाईक्यू देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको जो टॉपिक टफ लगता है उसको आप रिवाइज कर ले। उसके अलावा बच गए आपके जो बहुपद हैं, है ना, मैथ्स के अंदर, और जो पोलिनोमियल्स वगैरह हैं, तो वो बहुत ईजी पार्ट है ना, रैखिक समीकरण है, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मतलब थोड़ी सा आप एफर्ट करेंगे ना तो आप समझ जाएंगे। सांख्यिकी है, डेटा का कुछ मामला है, तो जो भी इतने सांख्यिकी में बहुलक है, माध्य है ना, और भी चीज़ माध्यिका है, तो ये इजी इजी पार्ट है। और इसमें क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछने के चांस होते हैं, तो इस चीज़ को मत छोड़िए। अगर मैथ में छोड़ना ही है तो आप मेंसुरेशन छोड़ सकते हैं, बाकी कोई पार्ट आपको नहीं छोड़ना है, सारा पार्ट करना है। बस सिर्फ एक टॉपिक मेंसुरेशन का मैं बोल रही हूँ, वो छोड़ सकते हैं, बाकी वो भी इजी वे में हो जाएगा। अगर आप 9th 10th की बुक से कवर करेंगे ना तो आपका आराम से हो जाएगा। कोई भयंकर ही टफ क्वेश्चन आए तो मुश्किल मामला है नहीं, आराम से कवर हो जाएगा। तो आप इसको 7-8 दिन में पढ़ लेंगे, 7-8 दिन में अच्छे से कवर कर लेंगे, आराम से आपका हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अधिकतम 10 या 12 दिन अधिकतम मान के चले। कोई बच्चा ये कहे कि मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं आती, मेरे को तो अच्छे से ही पढ़ना पड़ेगा, तो 10-12 दिन अधिकतम मान सकते हैं, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता टाइम लगना चाहिए।
अब इसके बाद बात कर लेते हैं हमारे साइंस का। तो साइंस में एज इट इज चैप्टर जोड़े गए हैं जो आपके 9th और 10th में है। इस बार कुछ टॉपिक नए जोड़े गए हैं, जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान। तो ये जो दैनिक जीवन में विज्ञान है ना, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें आप डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई आप क्या पढ़े और क्या छोड़े, है ना। ये पहले तक नहीं था, उससे पहले तक ये था जो हमारी बुक में जोड़ा गया था। बुक में जो भी दे रखे चैप्टर या फिर जो सिलेबस में थे वो सेम टू सेम 9th और 10th के चैप्टर थे, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता। लेकिन ये थोड़ा सा अब की बार बढ़ाया गया है क्राइटेरिया, टॉपिक को थोड़ा वास्ट किया गया है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जितने भी एग्जाम आरपीएससी में होते हैं, आरपीएससी लेती है, और दैनिक जीवन में विज्ञान से संबंधित जिन जिन भी सिलेबस में है, जिनके भी, उन एग्जाम के पीवाईक्यू जरूर देख लें। या दिशा 2020 विज्ञान के लिए भी आती होगी शायद, तो वो आप साधारण विज्ञान के लिए जो आती है उसके लिए ले सकते हैं। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितना डीप जा सकते हैं ये साइंस में। अभी तो मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम जोड़ा है तो इतना ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए जो हमारे दैनिक जीवन में यूज आने वाली जो टेक्नोलॉजी हैं, या फिर जितनी भी हमारी साइंटिफिक चीज़ें यूज हम लेते हैं, करते हैं, और जो भी चीज़ें हमारी बनी हैं साइंस से, तो उन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये 1-2 टॉपिक हैं जो जोड़े गए हैं, उनको आप यूट्यूब वगैरह से कहीं से कवर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी 5-7 दिन का मामला है, 7 दिन में कवर हो जाना चाहिए। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं हमारा टॉपिक हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी के लिए देखिए, आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हिंदी में जो नॉन हिंदी वाले सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं, मान लीजिए आर्ट्स के अदर कोई भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री का है, पॉलिटिकल का है, तो उसके लिए हिंदी पढ़ना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। बाकी आपको क्या करना है कि एक एक दिन पढ़ना है। या तो नवीन व्याकरण की किताब है, या रचना प्रबोध की 9 से 12 वाली किताब है आपके पास, वो भी नहीं है राघव प्रकाश, जो भी आपके पास है, जो अभी आपके पास फिलहाल है, उसको लीजिए और डेली एक एक टॉपिक पढ़ते जाइए। एक एक टॉपिक का मतलब आधे आधे घंटे में आप पढ़ दोगे, इतना ही मामला है। उसको आधे आधे घंटे डेली देते जाइए। करंट है उसको डेली पढ़ना है, हिंदी है उसको डेली पढ़ना है ना। तो वो वहाँ से कवर हो जाएगा आपका। टेक्निकल जो शब्द हैं, उन टेक्निकल शब्द को जो अपने शिक्षा से रिलेटेड ज़्यादा है, मेमोरेंडम क्या होता है ना, परिपत्र क्या होता है, सर्कुलर वगैरह, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं परिपत्र को, तो ये ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। तो पीवाईक्यू की हेल्प लीजिए, और जो भी अपने एसआई वगैरह में गणित में पूछे जाते हैं तो वो पीवाईक्यू के थ्रू से कर लीजिए। तो अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता आपको इनमें पड़ेगी नहीं, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं ना उनमें। इसके बाद में आप इंग्लिश पे आ जाइए। इंग्लिश में मेरे हिसाब से अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती, मेरी तरह बिल्कुल ही नहीं आती, तो फिर उसको क्या करना है, उसको 3-4 टॉपिक लेने हैं और वो कवर करने हैं। जैसे कि सबसे पहला एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है, तो वो अच्छे से कवर कर लीजिए। नरेशन का पूछा जाता है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं वो कर लीजिए। आर्टिकल पढ़ सकते हैं आप, ईजी है। और डिटर्मिनेशन पढ़ सकते हैं आप, और मॉडल्स वगैरह पढ़ सकते हैं। और भी अगर आपको उसमें से टॉपिक अच्छे लगें कि आप पढ़ना चाहते हैं या पढ़ पाते हैं, तो आप पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। बाकी मेरे हिसाब से मुझे लगता है इंग्लिश में एंटोनियम सिनोनियम याद करना बहुत महाभारत है, तो छोड़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक क्वेश्चन आएगा, वो वैसे भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि बहुत टफ पूछते हैं। ईजी पूछेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो बहुत टफ पूछ रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं है। तो एक क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट बढ़ाने की आवश्यकता आपको है नहीं, है ना। तो ये इस हिसाब से इसमें 4-5 टॉपिक चूज कर लीजिए, उसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर कर सकते हैं तो फिर वो बढ़िया है। छोड़ने से तो बेटर है कि 2-3 क्वेश्चन तो कम से कम अपन करें, है ना। बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ईजी टॉपिकों के तो क्वेश्चन कम से कम करें, ताकि थोड़ा भीड़ से आगे निकल जाए। अब उसके बाद बात कर लेते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। तो राजस्थान की ज्योग्राफी को आप कोई भी बुक या गाइड, मैं तो कहूँगी कि एक गाइड जरूर ले आए आप, है ना। अब ये टाइम नहीं है पूछने का कि क्या लेके आए, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, ये सब चीज़ें अभी तक डिसाइड हो जानी चाहिए थी। अब तो बस दमादम पढ़ना ही था, है ना। आपको अभी तक भी नहीं लाए हैं, कोई बच्चे कंफ्यूज हैं, तो एक गाइड ले आइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा गाइड से, कि गाइड ले आओ साथ में। आरबीएससी की बुक है तो ठीक है, नहीं है तो आजकल सब टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है ना। पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध है, आप आराम से पीडीएफ से डाउनलोड करो और ऑनलाइन पढ़ लो। जो भी काम की चीज़ लगे उसको आपकी जो भी गाइड पब्लिकेशन है उस पब्लिकेशन में लिख लो, उस बुक में लिख लो, वही नोट्स बन जाएंगे। अभी कोई शॉर्ट नोट्स का टाइम बचा नहीं, कुछ ही नहीं बचा। अब आप सोचो कि आप ये सब चीज़ें कर लोगे, तो इन सब चीज़ों का भी कोई टाइम नहीं बचा है, तो ये करने की आवश्यकता भी आपको नहीं है। अब तो ज्योग्राफी आपको वो या तो कोई गाइड ला रखी है उससे कवर कर ले। राजस्थान की ज्योग्राफी में भी स्पेसिफाइड टॉपिक है, जो मेन टॉपिक दे रखे हैं उन्हीं को पढ़ना है, फालतू नहीं पढ़ना है। जलवायु पढ़ना है, भौतिक प्रदेश पढ़ने हैं। उसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम है, वनस्पति है, पशुधन है, ये पर्यटन स्थल है, तो ये सब ज्योग्राफी के टॉपिक है। तो उसके हिसाब से आप जो टॉपिक दे रखे हैं एक बार देख ले, वो टॉपिक कवर कर ले। अब बात आती है पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी में है कि 1935 का अधिनियम जोड़ा गया है ना, राष्ट्रपति जोड़े गए, उनकी शक्तियाँ भी देख सकते हैं कि कौन सी शक्ति दे रखी है। अगर आपातकालीन शक्ति है तो आपातकालीन
तत्कालीन ही पढ़नी है, उससे फालतू एक शब्द नहीं पढ़ना है। तो आप है ना ज्योग्राफी को मेरे हिसाब से 7 दिन में ज्योग्राफी कर देंगे और 7 दिन में ही आप इंडियन पॉलिटी कर देंगे, है ना? तो इस हिसाब से अगर हम जोड़-जोड़ के करते जाएँगे तो हम आराम से अपना सिलेबस टाइमली पूरा कर पाएँगे। आप 7 दिन का 8 दिन का एक लक्ष्य बना लीजिए कि 7-8 दिन में अपने को ये चीज़ निपटानी है। अगर आपको पहले राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़नी है तो राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर आप साथ में लेके पढ़ सकते हैं। फिर इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया की पॉलिटी पढ़ सकते हैं आप, जो इंडियन पॉलिटी है अपने वो पढ़ सकते हैं और उसके साथ में आप इंडियन की हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा और साथ में आपको हिंदी थोड़ी-थोड़ी देर पढ़ना है, थोड़ी-थोड़ी देर मैथ पढ़ना है ताकि बोरियत ना हो आपको, है ना? ऐसा लगे कि भई आप कुछ बस बहुत कुछ पढ़ लिया है, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो थोड़ा मैथ पढ़ लीजिए, मैथ की कोई वीडियो देख लीजिए। उससे आपको अच्छा भी लगेगा और माइंड को क्या है कि जब नए न्यूरॉन्स जुड़ते हैं तो ज़्यादा मेमोरी शार्प होती है। तो कुछ नई चीज़ें पढ़ते हैं तो नए न्यूरॉन्स जुड़ते हैं तो उससे भी आपको इस बेनिफिट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी की और स्कूल मैनेजमेंट की। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो पार्ट जोड़ा गया है उस पार्ट में भी आप जो परिवेक्षण वगैरह है, परिएक्षण है, निरीक्षण है, जो स्टार्टिंग का जो एजुकेशनल वाली यूनिट है ना, उस यूनिट में से आप क्या कर सकते हैं, मोटा-मोटा एक बार उसको देख लीजिए। बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते और इतने उसमें चांस भी नहीं है डीपली क्वेश्चन पूछने के लिए ना। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसके पीवाईक्यू अच्छे से देख सकते हैं और छोटे-छोटे टॉपिक है, 2 दिन में निपट जाएगी आराम से। तो आराम से 2 दिन भी नहीं लगेगी, 1 दिन में निपट जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि आप उसको 1 दिन में ही पढ़ दें और इतनी इंपॉर्टेंट है, इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको जल्दी से जल्दी करें। उसके बाद में जो दूसरी यूनिट है उसके अंदर से क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं, जिसमें बीएसईआर मतलब जो भी हमारी संस्थाएं हैं वो जोड़ रखी हैं, उन संस्थाओं से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चन को आराम से आप करें। ये स्कूल मैनेजमेंट का बता रही हूँ मैं, स्कूल मैनेजमेंट में है ये सब, है ना? तो हमारे जो जितने भी स्कूलों में नवाचार हुए हैं, जैसे कि निष्ठा हो गया, दीक्षा क्या है ना? और स्माइल प्रोग्राम क्या था, अभी प्रखर चल रहे हैं। तो जो अभी कंटेंट अभी चल रहा है, प्रखर 1.0 था, फिर 2.0 आया, अभी प्रखर 3.0 भी है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसको अच्छे से नवाचारों को पढ़ लेना, इसको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जितनी भी संस्थाएँ हैं उन संस्थाओं से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप 4-5 दिन दीजिए, 5 दिन दे सकते हैं आप, तो आराम से आपका जो स्कूल मैनेजमेंट का पार्ट है वो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी की। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए आपने बुक ला रखी होगी अवनी पब्लिकेशन की, जो धीर सिंह दावाई सर की आती है, उससे आप कवर कर सकते हैं। और उसमें भी आपको क्या करना है कि जो उसमें जो शुरुआती यूनिट दी हुई है, शुरुआती यूनिट इतनी काम की नहीं है, बाकी जो मोटिवेशन है ना, अभिरुचि वगैरह है, और भी कई कई यूनिट जो दे रखी है साइकोलॉजी से रिलेटेड, वो यूनिट को आप अच्छे से कवर कर ले तो 7-1 दिन आप उसके मान लीजिए। तो ऐसे करके आपका 50-55 दिन का एक मोटा-मोटा खाका तैयार हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि मैडम इतना बड़ा सिलेबस है कैसे कवर करें? तो वो कवर करने का तरीका यही है कि आपका एक बार मोटा-मोटा आप कर लें कि हाँ, मैं 5 दिन में ये पढ़ लूँगा, 10 दिन में ये पढ़ लूँगा। ऐसे एक बार तैयार कर लेंगे अपने हिसाब से, आपकी पढ़ने की क्षमता के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कवर होने में, आराम से कवर हो जाएगा। और बाकी कोई भी पोर्शन को छोड़ना नहीं है। कभी आपके मन में ये आ रहा हो कि छोड़ दे, वो छोड़ देना ना, छोड़ना ना है कोई भी, क्योंकि छोड़ दिया वहीं पे हालत ख़राब है। क्योंकि आरपीएससी आजकल ऐसे कोई नहीं, आप ये सोचा ना कि आप हिस्ट्री कमाए 30 मार्क का बन लिया ना, बन जाए भाई हिस्ट्री में, क्योंकि ऐसे पूरी डीप हिस्ट्री पढ़ नहीं सकते। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो होंगे ही नहीं, है ना? जो इजी सब्जेक्ट है वो सबसे ज़्यादा टारगेट होते हैं, वहाँ से ही सबसे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। इसलिए कठिन सब्जेक्ट में थोड़ी सी मेहनत कीजिए, उससे आपने फ़ायदा मिले, उससे आपने मोटिवेशन मिले कि हाँ ठीक है, आप कुछ कर पाऊँगा, है ना? तो इतनी ज़्यादा दिक्कत ना आएगी। ठीक है जी। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक शेयर कमेंट करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल ने। ओके, धन्यवाद।